हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेवाड़ी आईएएस के इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम के तहत 30 प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में लिया जा रहा है, जो विभिन्न आयु द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में भी इस प्रकार के प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। एमसीक्यू के माध्यम से आपका रिवीजन और साथ ही तथ्य यानी फैक्ट तैयार होते रहेंगे, जो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी सब्जेक्ट में अपनी संकल्पना को यानी कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए हमारे अन्य प्रोग्राम को जरूर देखिए, जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 30 प्रश्नों को आपको दिया जा रहा है। पहले देखें कि अपना असेसमेंट करें कि आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही करते हैं, और जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं प्लीज उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चलो शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। पहला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुरापाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन सी नवपाषाण काल में और ऑप्शन डी लौह काल में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में। दूसरा क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? इसके ऑप्शन है चावल, बाजरा, जौ और गेहूं। मानव द्वारा जो पहला अनाज प्रयोग में लाया गया था उसका नाम था जौ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुरापाषाण काल में, ऑप्शन बी नवपाषाण काल में, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल और ऑप्शन डी ऐतिहासिक काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? इसका ऑप्शन होगा बी, यानी नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगम काल में संगम शब्द का क्या अर्थ है? संगम काल में संगम शब्द का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नदियों का संगम, ऑप्शन बी कवियों की सभा, ऑप्शन सी शाही दरबार और ऑप्शन डी धार्मिक नेताओं की सभा। जो संगम काल में संगम शब्द का अर्थ था वह कवियों की सभा से था, कवियों की सभा से, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में किस सुल्तान ने स्थापित कराया था? मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में किस सुल्तान ने स्थापित कराया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक ने, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी खिलजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ लाया और दिल्ली में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी? भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। ठीक है। यह भारत में ऐसा मध्यकालीन शासक था जिसने एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है हमारा, हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? जो हैदराबाद में चार मीनार है उसका निर्माण किसने कराया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह ने, ऑप्शन सी अली कुतुब शाह ने, ऑप्शन डी हैदर अली ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अली कुतुब शाह ने जो हैदराबाद में स्थित चार मीनार है उसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? वह सूफी संत कौन था जिसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन, ऑप्शन सी बाबा फरीद और ऑप्शन डी अमीर खुर्द। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनुल आबदीन जिसने गौहत्या पर रोक लगा दी थी वह कहाँ का शासक था? जैनुल आबदीन ने गौहत्या पर रोक लगाई थी, हमें उस शासक का नाम बताना है। इसके ऑप्शन है,
ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैनुल आबदीन कश्मीर का एक शासक था जिसने गौहत्या पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी अवंतिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की जो दो पुत्रियां कहा गया है? इसके ऑप्शन है सामवेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में और यजुर्वेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा चलाए गए धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? अशोक द्वारा चलाए गए धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दया, ऑप्शन बी दान, ऑप्शन सी स्वनियंत्रण और ऑप्शन डी संयम। अशोक ने जो अपनी धम्म नीति चलाई थी उसका मुख्य सिद्धांत क्या था? उसका मुख्य सिद्धांत था स्वनियंत्रण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में संगमकालीन साहित्य की रचना हुई थी? निम्न में से किसके संरक्षण में संगमकालीन साहित्य की रचना हुई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल राज्य, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी चालुक्य। पांड्य राज्य के संरक्षण में संगमकालीन साहित्य की रचना हुई थी। किसकी? पांड्य राज्य की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोलकापियम जो एक संगम साहित्य था, यह किस विषय पर आधारित है? तोलकापियम किस विषय पर आधारित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए औषधि पर, ऑप्शन बी संगीत पर, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान पर और ऑप्शन डी व्याकरण पर। जो तोलकापियम एक संगम साहित्य है उसका संबंध है व्याकरण विषय से, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह के अधिकारी को कहा जाता था? यानी मौर्य प्रशासन में जो राजस्व का संग्रह करता था उस अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए युक्ति, ऑप्शन बी प्रदेष्टा, ऑप्शन सी समाहर्ता, ऑप्शन डी सन्निधाता। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी समाहर्ता। समाहर्ता मौर्य प्रशासन में वह अधिकारी होता था जो राजस्व का संग्रह करता था। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोक्ष में विश्वास, ऑप्शन बी देवनापिरे की उपाधि, ऑप्शन सी तीर्थ यात्रा, ऑप्शन डी पशु चिकित्सालय खोलना। अशोक द्वारा देवनापिरे की उपाधि ली गई जो यह प्रमाणित करता है कि वह हिंदू धर्म में आस्था को रखता है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, देवनापिरे की उपाधि। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी उपगुप्त, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। उपगुप्त एक बौद्ध साधु थे। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपगुप्त। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन निम्नलिखित में से किस में उल्लेखित है? मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन निम्नलिखित में से किस में उल्लेखित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैगस्थनीज की इंडिका, ऑप्शन बी पुराणों में, ऑप्शन सी अशोक के शिलालेखों में और ऑप्शन डी
कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मैगस्थनीज की इंडिका में यह बताया गया है कि जो मौर्य समाज है वह 7 वर्गों में विभाजित है, इसलिए ऑप्शन ए मैगस्थनीज की इंडिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्वितीय शताब्दी में, ऑप्शन बी तृतीय में, ऑप्शन सी चतुर्थ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चतुर्थ शताब्दी में मेहरौली जो दिल्ली में स्थित है उसमें एक लौह स्तंभ है, उसका निर्माण चतुर्थ शताब्दी में हुआ था जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्थ शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय किस काल में हुआ था? त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय किस काल में हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी मौर्योत्तर काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में और ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल में। गुप्त काल में त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी गुप्त काल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्रहार नामक भूमिदान किसको प्रदान किया जाता था? अग्रहार एक प्रकार का भूमिदान था, यह किसको दिया जाता था यह हमें इसमें बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विद्वान ब्राह्मण को, ऑप्शन बी पुरोहित को, ऑप्शन सी सामवेदी को, ऑप्शन डी राजा के प्रशंसक को। जो विद्वान ब्राह्मण होते थे उसको अग्रहार नामक भूमिदान में दी जाती थी, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्वान ब्राह्मण को अग्रहार जो भूमिदान हुआ करती थी उसको दिया जाता था, और जो पुरोहित होते थे यह अश्वमेध यज्ञ इनके द्वारा संपन्न कराया जाता था, और वहीं जो सामवेदी होते थे राजा के विजय के उपलक्ष्य में यह गीत गाया करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सौराष्ट्र में, ऑप्शन बी उज्जैन में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी मेहरौली में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में स्थापित की थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहली बार किस वंश के शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? डायरकी सिस्टम की शुरुआत प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने की थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्यों ने, ऑप्शन बी गुप्तों ने, ऑप्शन सी कुषाणों ने, ऑप्शन डी शकों ने। प्राचीन भारत में पहली बार कुषाण वंश के शासकों ने द्वैत शासन यानी डायरकी सिस्टम की शुरुआत की थी, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाणों ने। निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनिष्क के सिक्कों पर, ऑप्शन बी कटफिसेस के सिक्कों पर, ऑप्शन सी नहपान और ऑप्शन डी हुइस्क। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगमकालीन रचना को तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस संगमकालीन रचना को तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है, मणिमेखले, ऑप्शन बी शिल्पाधिकारम, ऑप्शन सी कुरल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कुरल एक संगमकालीन रचना है जिसको तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा को किस बौद्ध संगीति में बौद्ध ग्रंथों के रूप में मान्यता दी गई? इसके ऑप्शन है, प्रथम बौद्ध संगीति में, द्वितीय बौद्ध संगीति में, तृतीय बौद्ध संगीति में और चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चार बौद्ध संगीतियां हुई थी, इसमें चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो संस्कृत भाषा है उसको बौद्ध ग्रंथों के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुषाण शासकों को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है?
जो कुषाण शासक हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है हिंद यवन, ऑप्शन बी यूची, ऑप्शन सी पहलव, ऑप्शन डी मकदुनियाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूची। जो कुषाण शासक हुआ करते थे इनको यूची के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंद्र चतुर्थ ने, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन सी कृष्ण द्वितीय ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए अधिकांश सिक्के निम्नलिखित में से किस धातु के थे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कांसा, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी स्वर्ण और ऑप्शन डी तांबा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए अधिकांश सिक्के स्वर्ण धातु के थे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी स्वर्ण। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है मध्यकाल में भारत के किस शासक ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी? मध्यकाल में भारत के किस शासक ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी? इसके ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी फिरोजशाह तुगलक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। तो दोस्तों आज हमने 30 प्रश्नों को देखा जो इतिहास से संबंधित थे और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, इनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और अगली वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।